अचानक आई इस फोन ने मनीषा के मन में खलबली मचा दी। उसे तो कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या यह सच बात हो सकता है। पल भर को उसको धक्का सा लगा। जैसे तैसे खुद को संयत करते हुए वह पास रखी कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गई। मन तो उसका रोने का कर रहा था, लेकिन वह स्वयं को हिम्मत बंधाते हुए अपना पर्स उठाकर बाहर जाने लगी कि सामने आंटी दिखाई दी। पुष्पा आंटी ने पूछा, अकेले कहाँ जा रही हो मनीषा? क्या अभी तक अरुण नहीं आए? पुष्पा आंटी की आवाज़ ने उसे सदमे से उबारा था। उसका उत्तर सुनकर वे बोली, रुको मनीषा, इतनी रात ऐसे अकेले जाना उचित नहीं है। हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलते हैं। पुष्पा आंटी की बातों से टूटे मन को आस बंधी। लगा इस शहर में वह अकेली नहीं है और उनके अलावा भी कोई है जिन पर वह विश्वास कर सकती है। वास्तव में वह उसके लिए ममतामयी माँ जैसी ही है। वह उसकी मकान मालकिन है। बच्चों के बाहर सेटल हो जाने के कारण उन्होंने मकान का एक हिस्सा किराए पर उठा रखा है। उन्होंने उसे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया है। इसके पूर्व भी एक दो बार अरुण के हॉस्पिटल से लौटने में देरी होने पर उन्होंने उसके मन में बैठे अज्ञात दर्द से निजात दिलाई थी। आज भी उसकी मनस्थिति समझकर वह तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गई। आलोक अंकल ने अपनी गाड़ी निकाली। गाड़ी वह स्वयं चला रहे थे तथा वह पुष्पा आंटी के साथ पीछे बैठी थी। वह बार बार उसके कंधे पर हाथ फेरकर उसे धीरज बंधा रही थी। न जाने कैसा होगा अरुण, न जाने उसे कितनी चोट आई होगी। बार बार मन में विचारों का सैलाब आकर उसे मथने लगा। आज तक जो कुछ उसके साथ घटता रहा है वह सिर्फ हादसे थे या वास्तव में ही मनहूस है वह, जैसा कि उसे बार बार सुनने को मिलता रहा है। एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। गाड़ी की रफ्तार के साथ ही अचानक उसका अतीत बंद खिड़की की दरार से अड़ियल बच्चे की तरह दस्तक देने लगा। पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। इसी के साथ उस पर मनहूस होने का ठप्पा लग गया था। पापा माँ को बहुत प्यार करते थे, अतः वह उनकी जुदाई नहीं सह पाए। उन्होंने माँ की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराया तथा कभी उसका मुंह ना देखने का फैसला सुना दिया। दादा दादी ने उन्हें बहुत समझाया, पर वह अपने फैसले पर अडिग रहे तथा देश छोड़कर विदेश में जा बसे। उन्होंने कभी उसकी खोज खबर लेने की कोशिश नहीं की। उसे दादा दादी की गोद मिली जब वह 8 वर्ष की थी। तब वे दोनों एक दुर्घटना के शिकार हो गए, किंतु वह बच गई। उससे उसका आश्रय स्थल भी छीन गया था, पर वह दुनिया के कटु सत्यों को झेलने के लिए बची रह गई। पापा उस समय आए थे, नाना नानी थे नहीं। उसकी एकमात्र मौसी ने जब पापा से इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेने से साफ मना करते हुए कहा कि इस मनहूस के लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम चाहे इसे अपने पास रखो या अनाथ आश्रम में डाल दो। पापा के शब्द उसके अंतस्थल को चीरते चले गए थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि कोई कैसे अपने ही खून से मुंह फेर सकता है। उन्होंने पत्नी को खोया था तो वह भी तो माँ की गोद से वंचित रह गई थी। मौसी उसे अपने साथ अपने घर ले आई, किंतु उसकी दुख भरी दास्तां को अभी भी विराम नहीं मिला। मौसी ने तो उसे स्वीकार कर लिया था, किंतु उनके बच्चे अभय और अंकिता स्थायी रूप से उसे अपने साथ रखने के अपने मम्मी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाए। अंकिता को जब उसके साथ कमरा शेयर करने के लिए कहा गया तब वह यह कहते हुए बिदक उठी थी कि मुझे अकेले पढ़ने की आदत है। यदि यह मेरे साथ रही तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। वैसे ही मेरे कमरे में जगह नहीं है। अगर कभी गलती से वह उसकी या अभय की किसी वस्तु को छू देती थी तो वह उसे पीट भी देते थे। मौसा जी को भी उससे कोई विशेष हमदर्दी नहीं थी। वैसे भी वे उन लोगों में से थे जिन्हें पत्नी के मायके से मिले उपहार तो अच्छे लगते हैं, किंतु वहाँ की छोटी से छोटी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। और फिर उसकी जिम्मेदारी मात्र कुछ दिनों की तो थी नहीं, वरन जिंदगी भर की थी, जिसे निभाना सहज नहीं था। अतः वह मौसी से नाराज थे। उसने एक बार मौसा जी को मौसी से कहते सुना था, जब इसके पिता ने ही इसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया है तब तुम्हें ही क्या पड़ी थी इसका बोझ उठाने की। हम कोई सेठ तो है नहीं। मेरी कमाई से घर चलाना और अपने बच्चों को पालना ही मुश्किल हो रहा है।
अब इसका बोझ और। मौसा जी के कहे वचनों को सुनकर मौसी चुप रह गई थी, लेकिन वह उस दिन तकिए में मुंह छिपाकर खूब रोई थी। वह सचमुच मनहूस ही तो थी, तभी तो उसे माँ पापा का सुख नहीं मिला। माँ तो नहीं रही, पर पापा ने जीवित रहते हुए भी उसे मरा समझ लिया था। दादा दादी की आश्रय स्थली भी उससे छिन गई, और जब मौसी ने थोड़ी सी खुशियाँ उसकी खाली झोली में डालनी चाही तो उनकी अपनी खुशियों में ग्रहण लगने लगा, जिसकी जिम्मेदार वह स्वयं है। इसका उसे एहसास हो चला था, किंतु वह कर भी क्या सकती थी। अपने एकमात्र आश्रय स्थल को छोड़कर वह जाती भी तो कहाँ। अभय और अंकिता जहाँ शहर की प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे, वही मौसा जी ने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसके कपड़े और किताबों का खर्चा निकालने के लिए मौसा जी के निर्देशानुसार घर में काम करने वाली नौकरानी को हटा दिया गया। घर का सारा काम उसके और मौसी के जिम्मे में आ गया। सुबह वह जल्दी उठकर मौसी का हाथ बटाने की चेष्टा करती तथा बाकी काम लौटने के बाद करती, जबकि अभय और अंकिता अपने हाथों से पानी भी नहीं पीते थे। अपने एक एक काम के लिए उसे तंग करना उनकी आदत बनती जा रही थी। मौसी की आंखों में उसने अपने लिए दर्द महसूस किया था, लेकिन वह भी अपने पति और बच्चों के सम्मुख विवश थी। हायर सेकेंडरी करने के पश्चात उसने ट्रेनिंग लेकर एक स्कूल में नौकरी कर ली थी तथा साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। स्कूल घर से दूर था। आने जाने में समय तथा पैसा बर्बाद होने की बात कर उसने स्कूल के पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने की पेशकश की तो किसी ने भी मना नहीं किया। मन पर पत्थर रखकर जब वह विदा हो रही थी, तब मौसी ने उससे धीरे से बुदबुदाते हुए कहा था, बेटी, मैं विवश हूँ, मुझे सदा तेरी चिंता रहेगी। कभी कभी आकर मिल जाया करना। मैंने तेरा परिश्रम और विश्वास देखा है। किसी पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं पर विश्वास करना सीख। अपराजिता बन बेटी, अपराजिता बन, तभी तू जमाने से टक्कर ले पाएगी। मौसी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। यह सच है कि मौसी के अतिरिक्त किसी ने उसे इस घर में कभी अपना ही नहीं समझा है, किंतु उसका तो यही घर है, चाहे जैसा भी है। कुछ दिनों तक वह प्रत्येक इतवार को यह सोच कर जाती कि दूर होने से शायद उनके संबंध सहज हो जाएं, शायद उसे उसके अपने मिल जाएं, किंतु मौसी के अतिरिक्त अब भी किसी को उसकी उपस्थिति पसंद नहीं है। इसका एहसास होते ही धीरे धीरे उसने वहाँ जाना कम कर दिया। समय के साथ ही उसने डिग्री ले लिया। उसे कॉलेज में व्याख्याता पद पर नियुक्ति मिल गई। जीवन चल निकला था। धीरे धीरे अभय और अंकिता के विवाह हो गए। अंकिता ससुराल चली गई तथा अभय को अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया। बच्चों के चले जाने के कारण मौसी अकेली पड़ी गई थी। अब वह अक्सर घर जाने लगी। मौसा जी का व्यवहार भी अब उसके प्रति कुछ नरम हो चला था। वे दोनों अक्सर उससे विवाह करने का आग्रह करते। मौसी ने तो एक दो जगह बात भी चलाई, किंतु पता नहीं क्यों वह मन से विवाह के लिए स्वयं को तैयार ही नहीं कर पा रही थी। उसकी मनसा जानकर वे भी शांत हो गए। सच तो यह था कि उसने स्वयं को अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त कर लिया था कि उसके पास इन बातों को सोचने और समझने के लिए समय ही नहीं था। इसी बीच मौसा जी का देहांत हो गया। अभय और अंकिता आए तथा कुछ दिन रहकर चले गए। मौसी अकेली रह गई थी। एक दिन वह उनसे मिलने गई तो वह बोली, बेटा, अकेला घर काटने को दौड़ता है, अब तू यहीं आ जा। उसका मन रखने के लिए वह उस घर में, उस आंचल की छवि में पुनः लौट आई थी, जिसे उसे मजबूरी में छोड़कर जाना पड़ा था। उसके लौटकर आने से मौसी संभलने लगी तथा उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। सच तो यह है कि घर में सब कुछ हो, लेकिन सुकून ना हो तो अच्छा भला आदमी भी अस्वस्थ हो जाता है। फिर मौसी तो मौसा जी की मृत्यु के पश्चात न केवल शारीरिक तथा मानसिक रूप से टूट चुकी थी, वरन अकेलेपन की त्रासदी भी भोग रही थी। जैसे ही अभय और अंकिता को उसके लौटने का पता चला, वे दोनों परिवार सहित आए तथा उसे तथा मौसी को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। उनके मन में यह डर समा गया था कि यदि वह यहाँ रही तो माँ से मकान और जायदाद कहीं अपने नाम ना करा ले। मौसी ने
उनके आशय को समझकर उत्तर दिया था, तुम दोनों का डर व्यर्थ है। अरे, इसने तो सदा तुम्हारा जूठा खाया है, तुम्हारी उतरन पहनी है, तभी इसने कभी कोई विरोध नहीं किया, तुम्हारी किसी वस्तु पर अपना हक नहीं जमाया। तो अब जब इसने अपना मार्ग स्वयं अपनी मेहनत के बल पर तलाश कर लिया है और उस पर दृढ़ कदमों से चल रही है, तब तुम्हारे इस टूटे फूटे घर पर अपनी नज़र क्यों डालेगी? वैसे भी बेटा, जिनके पैर बालू में जमे रहते हैं, उन्हें ही अपने पैर के नीचे से बालू खिसकने का डर रहता है। मैं तुम्हें यह भी बताना अपना कर्तव्य समझती हूँ कि मनीषा यहाँ स्वयं रहने नहीं आई है, इसे मैंने बुलाया है। वैसे मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे इस क्रूर व्यवहार से मेरे दिल को बहुत ठेस लगी है। तुम लोगों ने तो एक बार भी नहीं कहा, माँ हमारे साथ चलो, यहाँ अकेले कैसे रहोगी? शायद तुम दोनों को अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी है। आज तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि मैं तुम लोगों की बजाय इसे अपने ज़्यादा नज़दीक पाती हूँ। तुम तो मेरी अपनी औलाद हो, फिर भी तुमने कभी मेरे मन को समझने का प्रयत्न नहीं किया। यह तुम्हारी अपनी मौसी की लड़की है, क्या तुम इसे प्यार के दो मीठे बोल नहीं बोल सकते थे? मेरे निर्णय का मान नहीं रख सकते थे? तुमने सदा पाना ही चाहा, लेकिन देना नहीं। अहंकार के वशीभूत तुम यह भी भूल गए कि प्यार एक तरफा नहीं होता। मैंने तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब अगर मैं अपनी इस बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ तो तुम्हें ऐतराज क्यों है? आत्मविश्वास भरी मौसी की स्वर सुनकर वह तो क्या, अभय और अंकिता भी अबाक रह गए थे। मौसी ने उस समय तो उन्हें चुप करा दिया था, लेकिन उनके मन में छाई नफरत की तपन को उसने महसूस किया था। वह तो कब की उनकी ज़िंदगी से निकल जाती, किंतु मौसी का प्यार ही सदा उसके पैरों में बेड़ी पहना देता था। उसे समझ में नहीं आता था कि अभय और अंकिता उसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। उनके प्यार की एक नज़र पाने के लिए वह बचपन में उनके कपड़े प्रेस किया करती थी, जूते पॉलिश करती, यहाँ तक कि उनका छोटा से छोटा काम हंसती हंसती करने का प्रयास करती, लेकिन इसके बावजूद भी वे उससे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। उसे आज भी याद है, एक बार दीपावली पर मौसी अभय और अंकिता के लिए कपड़े लेने गई तो उसके लिए भी एक ड्रेस खरीद लाई। उसकी ड्रेस को देखकर पूरे घर में जो हंगामा मचा, उसे देखकर वह तो क्या, मौसी स्वयं स्तब्ध रह गई थी। उसके पश्चात उसे सदा अंकिता की उतरन ही पहनने को मिलती रही थी। यदि कुछ छोटा बड़ा होता तो मौसी उसे काट छाँट कर उसके पहनने लायक बना देती थी। समय तो गुजर गया था, किंतु खट्टी मीठी यादें उसके जहन में चुपकर जब तब लहूलुहान कर ही जाती थी। इस समय भी उनकी बातें सुनकर उसने जाना चाहा था, किंतु मौसी के प्यार ने उसे रोक लिया था। यह सच है कि मौसी के प्यार ने ही उसका खोया आत्मविश्वास लौटाया था, किंतु यह भी उतना ही सच है कि उसकी उपस्थिति ने उनके हंसते खेलते परिवार में ग्रहण लगा दिया था। इस अपराध बोध से वह कभी मुक्त नहीं हो पाई थी। यही कारण था कि वह अनजाने ही अंतर्मुखी होती चली गई। एक दिन वह कॉलेज से लौटी ही थी कि घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक युवक खड़ा था। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था कि वह उसे देखती ही रह गई। इतनी देर में मौसी भी कमरे से बाहर निकल आई तथा पूछ बैठी, कौन है मनीषा? अरे बेटा तुम आओ आओ। मनीषा, यह अरुण है, पिछले हफ्ते ही यहाँ आया है, सामने वाले फ्लैट में रहता है। यह मेरी बचपन की सहेली मीना का लड़का है, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, हाल ही में यहाँ पोस्टिंग हुई है इसकी। मौसी ने उसे देखकर अंदर बैठाते हुए उससे उसका परिचय करवाया था। अरुण के व्यक्तित्व में न जाने ऐसा क्या था कि वह अनायास ही उसकी ओर आकृष्ट होती चली गई। उसकी एक ही नज़र ने उसके अंदर की स्त्री को जीवित कर दिया था। उसकी एक झलक पाने के लिए वह घंटों बालकनी में दूसरे दिन का लेक्चर तैयार करने के बहाने बैठी रह थी। साज श्रृंगार से उसे सदा नफरत रही थी। उसका मानना था कि दूसरों को आकर्षित करने के लिए लोग व्यर्थ ही अपने पर इतनी लीपापोती करते हैं, किंतु इधर कुछ दिनों से उसमें तथा उसके विचारों में परिवर्तन आ गया था। घंटों शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं को विभिन्न दृष्टिकोणों से निहारने में उसे अद्वितीय आनंद की प्राप्ति होने लगी थी। कभी कभी हल्की सी लिपस्टिक या छोटी सी बिंदी भी लगा लेती थी।
उसके व्यवहार में आया परिवर्तन मौसी से छिपा नहीं रहा। एक दिन वह पूछ ही बैठी, क्या बात है मनीषा, कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया? अगर हो गया है तो बतला दे, अब तो डोली उठ ही जानी चाहिए। नहीं मौसी, कहकर उसने बात टालनी चाहिए। सच तो यह था कि उसका मन भी प्यार के हिंडोले में उड़ान भरने को आतुर हो गया था। अरुण का उनके घर आना प्रारंभ हो गया था। मौसी खाने में कोई स्पेशल चीज़ बनाती तो उसे ही अरुण को देकर आने का आग्रह करती। पहले तो वह ना नुकुर करती रही, लेकिन किंतु बाद में उसकी एक झलक पाने के लिए अपने उत्सुक मन की खातिर वह मौसी की बात मानकर जाने लगी। यह बात अलग है कि वह अंदर नहीं जाती थी, वरन मौसी का दिया सामान बाहर से ही देकर आ जाती, जबकि वह उनके घर बर्तन लौटाने के बाहर आकर घंटों गप मारता रहता। वह चाह कर भी ज़्यादा बातें नहीं कर पाती थी, बस कनखियों से उसे देखकर कभी कभी मुस्कुरा देती। उसे ऐसे देखते पाकर एक दिन अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, आपकी बेटी गूंगी तो नहीं है? नहीं बेटा, इसकी तो चुप रहने की आदत सी पड़ गई है। अब तुम ही बताओ, ऐसे ही चुपचाप रही तो भला आजकल के ज़माने में कौन इससे विवाह करेगा? मौसी ने उसकी ओर देखते हुए मायूस शब्दों में कहा था। मौसी का इतना कहना था कि मनीषा उठकर चली गई और अरुण की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आंटी, आप यदि चाहे तो आपकी इस गूंगी बेटी को बोलना सिखा दूँ। तुम कहना क्या चाह रहे हो बेटा? मौसी ने किंचित आश्चर्य से पूछा था। आंटी, यदि मनीषा की स्वीकृति हो तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, अरुण ने सीधे सपाट शब्दों में कहा था। बेटा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मीना इस रिश्ते को स्वीकार करेगी? फिर तुम्हें यह भी बता देना चाहती हूँ कि मनीषा मेरी अपनी पुत्री नहीं, वरन मेरी बहन की बेटी है। मैंने इसे अपनी बेटी समझकर ही पाला है। आंटी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि यह आपकी बेटी है या किसी अन्य की, या उसकी जाति क्या है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ तथा उसके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। लेकिन मौसी उसके दिल की बात जानती थी, किंतु फिर भी उन्होंने अरुण की इच्छा उसे बताई तो उसने मौन स्वीकृति दे दी। उसकी सहेली मीना ने अपने पुत्र की इच्छा का मान रखा। वह उसे बहू बनाकर घर ले आई। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अरुण ने उसके मन के कोरे कैनवास पर रंग ही रंग भर दिए, जिसमें डूबकर वह सतरंगी आसमान में जा बैठी थी। अभी कुछ दिन हुए ही थे कि अरुण का ट्रांसफ़र हो गया। नई जगह, नया सेटअप, बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। कहाँ वह पहले अपनी नौकरी के कारण पूरे दिन व्यस्त रहा करती थी, अब एकदम खाली हो गई थी। यहाँ तक कि समय काटना भी मुश्किल लगने लगा। साथ ही मौसी की भी बेहद याद आती। फ़ोन पर मौसी को अपने मन की बात बताती तो वह कहती, बेटा, अब तू मेरी चिंता छोड़ और अपनी घर गृहस्थी में मन लगा। वैसे भी बेटा, आज तक कौन माता पिता के पास सदा रह पाया है? नौकरी में तो यह सब चलता ही है। सोचकर वह मन लगाने की कोशिश करने लगी थी। ब्रेक की आवाज़ ने उसकी अनवरत चलती विचार श्रृंखला पर भी रोक लगा दी। कुछ देर पहले ही वहाँ शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए ट्रैफिक जाम हो गया था। मार्ग साफ होने पर लोग जहाँ से भी जगह मिलती निकलने की कोशिश कर रहे थे। लोगों की बेसब्री देखकर उसे लगा, सच, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन चलता ही रहता है। जिस पर बीतती है वही सब कुछ झेलने और सहने के लिए रह जाता है। अचानक दिल का दर्द चेहरे पर उतर आया था। घबराहट और पसीने में लगभग नहाई मनीषा ने विचलित स्वर में पूछा, आंटी, हॉस्पिटल अभी कितनी दूर है? बस पहुंचने वाले हैं, आलोक अंकल ने उत्तर दिया। उसकी स्थिति देखकर पुष्पा आंटी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे हौसला बंधाने लगी। हॉस्पिटल पहुंचकर रिसेप्शन पर पूछ ही रहे थे कि वह आदमी जिसने फ़ोन किया था आ गया। उसने बताया कि डॉक्टर अरुण अभी ऑपरेशन थिएटर में हैं। उनकी शर्ट पर लगे बैच पर डॉक्टर लिखा देखकर तुरंत उनका इलाज शुरू हो गया है। उनके शरीर से बहते खून को देखकर डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की बात कही और तुरंत ही ऑपरेशन के लिए गए। वह आदमी उस समय उसे देवदूत जैसा लगा।